हमारा जो गांव है उस गांव में लगभग 43 आईएएस ऑफिसर हैं और 50 से प्लस आईपीएस ऑफिसर हैं। फिर भी उस गांव में अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम मानते हैं ऐसा शैक्षणिक योग्यता का कोई मतलब नहीं। बचपन से यही सोचते थे एक गाड़ी का मालिक बने, काश मेरे पापा भी गाड़ी मालिक होते, ड्राइवर नहीं होते। हमारे यहाँ लोग लीडर जो है तो वो दागदार चुनेंगे लेकिन एंटरप्रेन्योर दागदार नहीं चुनेंगे। दाग लग गया तो या तो आप सुसाइड कर लीजिए या ताना मारते हुए आपको हम शहर छुड़ा देंगे। हम उसी दिन तय किए। नमस्कार, मेरा नाम दिलखुश कुमार है और मैं सहरसा जिला का रहने वाला हूं। सहरसा जिला से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम बनगांव है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। मेरे बाबूजी बस ड्राइवर थे। हम लोग का बचपन का जो शिक्षा दीक्षा हुआ था वो सरकारी स्कूल में हुआ था और इस स्थिति में हुआ था जो एक ड्रेस को एक सप्ताह पहन के जाते थे। जब हम लोग मैट्रिक किए, हम 2 भाई हैं, जब दोनों भाई मैट्रिक किए तो बाबूजी ड्राइवर थे, उनका सैलरी बहुत कम था, 3,3200 रुपये उस समय उनको सैलरी मिलता था। तो 2009 में इंटर का एग्ज़ाम किसी तरह पास कर गए। मैट्रिक मेरा 3rd डिवीज़न था तो कहीं सोचने का मन ही नहीं बन रहा था जो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर किसी तरह 2nd डिवीज़न इंटर पास किए और उसके बाद हमारे शहर में एक जॉब मेला लगा। चूँकि घर का दयनीय स्थिति खराब था, लायबिलिटी बढ़ते जा रहा था और 2009 में ही हम शादी भी कर लिए थे तो मेरे ऊपर भी लोड आ गया था। तो जब जॉब मेला में हम लोग जॉब के लिए गए तो वहाँ कुछ कंपनियां थी जो पटना से आई हुई थी, वो छोटे शहरों से लड़के लोग को ले जाके किसी संस्था में उसको जॉब दिया करता था। हम भी वहाँ अपना रिज्यूम जाके डाले थे तो पटना की एक कंपनी एक स्कूल में एक चपरासी का पद खाली था। उस पद के लिए हम आवेदन किए थे और हमको इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया। तो जब हम इंटरव्यू के लिए पटना आए, पहला बार मेरा पटना आना था, बहुत कठिनाई भी हुई आने में। जब पटना पहुंचे तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। हमसे चूंकि हम लोग का बिहारी स्टाइल है, कहीं जाते हैं तो बड़े को पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं। तो और जो हम कपड़ा पहन के आए थे उस समय मेरे घर में प्रेस नहीं था, आयरन नहीं था, माँ एकदम झोला से निकाली थी और दे दी थी। तो उनको जैसे ही प्रणाम किए तो उनको लग गया जब लड़का जो है सो पूरा का पूरा देहाती है तो ये क्या प्राइवेट स्कूल में जो है सो मेंटेन कर पाएगा अपना ड्रेस कोड। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए नाम पता पूछा, हम भी बता दिए। उसके बाद उनके पास एक आईफोन था और बोले इस लोगों को पहचानते हैं। तो अमूमन उस समय हम लोग नोकिया और सैमसंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। और हम बोले नहीं सर, इसको तो नहीं जानते। तो उस समय वो बोले ये एप्पल है, आईफोन है और इसे एप्पल कंपनी बनाती है, आप चल जाइए और हम आपको टेलीफोन पे बता देंगे। वापस आए, बाबूजी को गए और बोले जो जॉब तो नहीं मिला, क्योंकि ये उम्मीद हो गया था जॉब नहीं मिलेगा। पापा को बोले हमको भी आप गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। एक पिता पे उस समय क्या बीतता होगा, कोई पिता नहीं चाहता अगर हम ड्राइवर हैं तो मेरा बेटा भी ड्राइवर बने। कोई किसान ये नहीं चाहता मैं किसान हूं तो मेरा बेटा भी किसान बने। तो हमारे बाबूजी को थोड़ा सा हम पे गुस्सा आया। हम बोले जो पापा एक बार ट्राई कीजिए, हम सीख लेंगे तो हो सकता है सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे ड्राइवर का सीट वैकेंट होता है, उस पर हम ट्राई करेंगे। पापा सिखा दिए गाड़ी। वहाँ हम गांव में किसी एक आदमी का गाड़ी 3,000 के नौकरी पे स्टार्ट किए चलाना। 8 घंटे का ड्यूटी था। 3 महीना चलाया, मजा नहीं आया। वापस जो है सो सोचे, कोई बोला जो दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में अच्छा सैलरी है ड्राइवर का। दिल्ली गए तो वहां पता चला रूट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको कोई गाड़ी चलाने के लिए देगा ही नहीं। अब क्या करें, वहां रूट का उस समय ना स्मार्टफोन भी नहीं था और गूगल मैप भी उस हिसाब से पॉपुलर नहीं था। तो हम क्या किए, हम गए और एक परिचित थे जो हमको ले गए थे, उनको बोले भैया कोई आइडिया बताइए जिससे दिल्ली का रास्ते के बारे में जानकारी ले। तो बोला एक काम करो, रिक्शा चला लोगे? हम बोले बिल्कुल चला लेंगे। बोला ठीक है, वो रिक्शा रखा हुआ है, 20 रुपए पर डे का देता है, तुम रिक्शा ले लो और 100-150 रुपया कमा भी लोगे और घूम घूम के तुम रास्ता का भी अनुभव कर लोगे। रेडी हो गए हम। लगभग 13 दिन उस रिक्शा को हम पूरे दिल्ली के सड़क पे घुमाए हैं। और जब 14वां दिन तबीयत खराब हुआ, चूंकि सिंगल फेफड़ा का शरीर था, उतना ताकत था नहीं, तो बीमार पड़ गए। बाबूजी से फोन पे बात हुआ, बाबूजी रोने लगे और बोले बेटा आ जाओ तुम। हम आ गए, बोले हम कमा रहे हैं, किसी तरह गुजारा कर लेंगे। वापस हम आए,
घर आ गए, फिर कोई एक आदमी बोले पटना में मेरे अप्रोच है और हम वहाँ पे तुमको जॉब लगा देंगे, ड्राइविंग का ही जॉब लगा देंगे। तो पटना आए, एक सिक्योरिटी का एजेंसी था उनका, उनके यहाँ मारुति 800 पे हम ड्राइविंग शुरू किए और 6 महीने उनके साथ काम किए। अच्छा खासा वो सैलरी भी देने लगे थे, 4,000 में ज्वाइन किए थे, 6,000 सैलरी देने लगे थे, फिर भी मन नहीं मान रहा था, नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद बचपन से हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उस समय वास्तु विहार अग्रणी होम्स पटना में अपना बिल्डिंग बना रही थी और खूब जहां देखते थे वहां उसी का प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। तो हम वो जॉब छोड़े, उनके पास गए, जो कुछ बिजली वाला काम हमको भी दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हम भी उसको करेंगे। हमको वहां काम मिल भी गया, एक कोई तिवारी जी थे और एक बार में ही वो मेरा बात मान गए और हमको काम दे दिए। 5 साल का जर्नी मेरा रहा वास्तु विहार के साथ। अंततः पूरा पटना जोन का टोटल प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रिकल और फायर का मेरे पास वर्क था, कॉन्ट्रैक्ट था। और जब 2015 में ये बिहार में सरकार बदली हुई, तो उस समय फिर हम लोगों को लगा बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन का, तो हम लोग का पेमेंट डिले होने लगा। उसी समय 1 साल पहले हम एक कार खरीद लिए थे, क्योंकि अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। तो पहला शौक तो यही होता है एक ड्राइवर का बेटा का, जो एक गाड़ी हो जाए अपने पास घूमने के लिए, क्योंकि बचपन से यही सोचते थे एक गाड़ी का मालिक बने। काश मेरे पापा भी गाड़ी मालिक होते, ड्राइवर नहीं होते। पहला गाड़ी खरीदे, 2015 में उसको ड्रॉप कर दिए और प्लानिंग करते करते 16 में हम फिर अपने होम टाउन मूव कर दिए। वहां से हम आर्या गो का शुरुआत किए, क्योंकि एक नई कार लेके गए थे और जिस गांव में ये चीज शुरू किए थे कॉन्सेप्ट को हम, उस समय लोग इसका हंसी मजाक उड़ाता था, भाई 10 लाख का कार है, 200-250 रुपए में भेज रहा है, ये पागल हो गया है, सठिया गया। जिस समय हम स्टार्ट किए थे, हालांकि मेट्रो सिटी में तो पहले से कैब का कॉन्सेप्ट था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैब नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सारे लोग कैब को कैफे भी बोलते थे, लोगों को यह समझाना पड़ता था जो कैब माने टैक्सी। तो हम लोग जो फर्स्ट चैलेंज हम लोग को जो आया ऑडियंस तक पहुंचने में, अपने उपभोक्ता तक पहुंचने में, तो हम लोग जो नाम रखे थे आर्या गो कैब। आर्या गो तो ठीक है, लेकिन कैब क्या है, लोग ऐसे सवाल करते थे। तब उनको समझाते थे, भैया आप जो भाड़ा पे गाड़ी लेते हैं ना, दिन भर के लिए अगर 2 घंटा के लिए भी लेते हैं तो 1,000 रुपए चार्ज करता है, प्लस ईंधन चार्ज करता है। तो हम उसको क्या किया, आवरली कर दिए, पर मिनट कर दिया। आप 10 मिनट रखिए, 10 मिनट का ही चार्ज लगेगा, 10 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर का ही चार्ज लगेगा। मतलब जो आप ऑटो पे चल रहे हैं उसको आपको मूव कर रहे हैं हम लोग कार पे। तो लोगों को समझाने में थोड़ी परेशानी हुई। हमारा जो गांव है, उस गांव में लगभग 43 IAS ऑफिसर है और 50 प्लस IPS ऑफिसर है, और अभी वर्ल्ड बैंक के सीनियर डायरेक्टर भी हमारे ही गांव से हैं। तो हमारे गांव जो है सो वो 3 पंचायत का गांव है, और वहां मतलब समझिए एक शिक्षित गांव है। फिर भी उस गांव में अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम मानते हैं ऐसा शैक्षणिक योग्यता का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये चीज जान रहे हैं, हमारा जो देश है, जो हमारा पॉलिटिशियन है, जो लीडर है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन कर सकता है, एग्जीक्यूट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को ही एग्जीक्यूट करना होगा। बिहार अगर बदलेगा, बिहार का जो छवि है वो बदलेगा तभी जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और अलग अलग फील्ड में इंडस्ट्री खड़ी होगी। बहुत तरह का सुनने को मिलता था समाज से ताना, फिर भी हमको लगा जो लोगों का काम है कहना, ऑडियंस जो होती है हमेशा वो आपसे वही एक्सपेक्टेशन रखेगी जो उसको पसंद है। जो उसको पसंद नहीं है वो आपसे वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है। भी बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां शाम में 5 बजे के बाद अगर आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो शहर आने के लिए कोई आपको सवारी नहीं मिलेगा। आपको या तो कोई भाड़े की ऑटो करके आना पड़ेगा या कोई भाड़े का जो 4 व्हीलर होता है वो करके। तो हम लोग इसको क्या किए, इसको कैब बेसिस पे ला दिए, टैक्सी ला दिए, टैक्सी बना दिए, जो आप घर बैठे ही कॉल कीजिए या मोबाइल एप्लीकेशन पे बुक कीजिए, आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगा। हमारा जो बिजनेस प्लान था इसको कंप्लीट तैयार करने में हमको लगभग 20-22 दिन लगा था, और पहला बिजनेस प्लान इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास गया था जो 46 पन्ना का था और टोटल हिंदी में था। उस समय के प्रधान सचिव थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ। उनके पास जब मेरा बिजनेस प्लान गया तो डायरेक्ट वो अपना जो उनके असिस्टेंट थे उनको बोले जो इनके साथ अपॉइंटमेंट लो, इनको अपॉइंटमेंट दे दो, हम इनसे मिलेंगे। और पर्सनली वो हमसे मिले और हमको वो बोले जो पहला बिजनेस प्लान हम देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जो पूरा हिंदी में आया है, जिसमें कहीं क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई विकल्प आप नहीं छोड़े हैं, जो चीज आप इस पेपर पे दर्शाए है वास्तव में अगर हो जाता है तो बिहार गवर्नमेंट को राजस्व के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। हम बोले सर मौका दीजिए, करके दिखाएंगे। फाइनली हमारा स्टार्टअप में सिलेक्शन हुआ, और जो 32 स्टार्टअप का पूरा बिहार में सिलेक्शन हुआ था उसमें 32 में मेरा भी एक नाम आया था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कुछ फंड भी मिला और काम हम लोग चालू कर दिए।
उस समय जब काम बहुत तेजी में होने लगा तो अब हमको टीम का जरूरत पड़ने लगा, तो हम बिहार से मूव किए दिल्ली और वहां गए और एक करोल बाग में एक कार्यक्रम कराया जो चलो चले अपना बिहार। तो वहां एमएनसी में जो लड़का लोग काम करता था, जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, उनको बोले जो आपको हम बिहार में प्लेटफॉर्म देंगे, आप अपने टैलेंट को यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आप आइए बिहार में उस टैलेंट को उपयोग करके वहां रोजगार सृजित करेंगे और गवर्नमेंट को भी उससे फायदा होगा, राजस्व मिलेगी। तो उसमें से 3 लोगों को हम तोड़ के लाए थे दिल्ली से। और बाद में पता चलता है बिहार में जब कोई काम करने के लिए आता है यहाँ पे सरवाइव इसलिए नहीं कर पाता है, लोग जल्दी ही सोचते हैं हमको उड़ जाना है, बहुत समय लगता है उड़ने के लिए। उनको लगा जो यहाँ आए और उनको अपॉर्चुनिटी दिए, बना बनाया प्लेटफॉर्म दिए, फिर अपना जो उसका एक आदमी के अंदर में 2 तरह के ऊर्जा होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आदमी अब किसको निकालता है वो आदमी पे डिपेंड करता है। तो उन लोगों के अंदर से निगेटिव ऊर्जा निकलने लगा, उनको लगा जो मेरे पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, इसको अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये कंपनी हम टेक ओवर कर लेंगे। वही किया, जो एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया। हम लोग सारे लोग जो हैं सो एक मुकदमा में इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और 8 महीना उस कंपनी को चलाया। जब हम लोग इस मुकदमा से बाहर निकले और फिर इस कंपनी को अपने कमांड में लिए, तो जिस समय हमारी कंपनी गिरी थी तो हमारी कंपनी के पास लगभग उस समय 40 टैक्सियां रन कर रही थी और एक शहर में ही रन कर रही थी। तो जिस समय हम लोग गिरे उसके बाद दोबारा उठने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि ना मेरे पास कैपिटल था, ना कनेक्टिविटी था, और हमारे सोसाइटी में क्या है ना, किसी पे अगर कोई आरोप भी लग जाता है ना तो उससे धिक्कारता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ लोग लीडर जो है सो वो दागदार चुनेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर दागदार नहीं चुनेंगे। दाग लग गया तो या तो आप सुसाइड कर लीजिए या ताना मारते हुए आपको हम शहर छुड़ा देंगे। हम उसी दिन तय किए जो नींद और निंदा ये दोनों चीज का त्याग करना है। तो जो हम सोते थे उस सोना को हम त्याग दिए, मात्र 2 घंटा सोते थे, और जो निंदा था जो लोगों से मेरे कानों तक पहुंचता था उसका भी हम त्याग कर चुके थे। 2019 में फिर से इस कंपनी को खड़ा किए और आज के डेट में 550 टैक्सी के साथ 700 एम्प्लॉयमेंट का हम कंपनी बनाए हैं। 8 जिला में सर्विस दे रहे हैं, 11.6 करोड़ की हमारी टर्नओवर है। और आने वाले समय में हम बिहार का पहला सर्विस इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं जो पूरे इंडिया को लीड करेंगे हम लोग। अभी तक बिहार में कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं है जो बिहार से निकल के इंडिया में गया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट मंथ बिहार से बाहर निकल के उत्तराखंड में भी पैर पसारने जा रहे हैं, झारखंड में भी पैर पसारने जा रहे हैं। तो यंगस्टर को हम लास्ट एक ही शब्द बोलेंगे, जो आपके अंदर जो क्रोध है, क्रोध सबको आता है। अगर हमको भी उस समय बहुत क्रोध आया था जब मेरे साथ षड्यंत्र चला था, लेकिन हम क्रोध का जवाब जो है प्रतिक्रिया उसको गाली देकर, लठ से मारकर या उसके साथ लड़ के नहीं दिए। हम क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किए और उसी संकल्प का नतीजा है जो आज इस कंपनी को हम खड़ा कर पाए। जब हम जीरो से, मतलब एक बार नहीं 2 बार खड़ा हुए हैं। कोई एक बार अगर कहते हैं, कोई बहाना बना देता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे करें, तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। एक बार नहीं 2 बार कुछ भी नहीं था। एक बार जो कुछ भी बनाए थे वो खत्म हो गया था, दोबारा गैप मिल गया 1 साल का, और 1 साल के गैप में सब कुछ खत्म हो चुका था। दोबारा जो खड़ा किए वो शून्य से खड़ा किए थे। मैं कर सकता हूं तो सब कर सकता है, बस यही है दृढ़ संकल्प और पागलपंती। पागल आपको बनना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जो भी आदमी कुछ चेंजेस लाया है वो पागल ही कहलाया है, और पागल ही चेंजेस लाता है। तो आपको पागल बनना होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो उद्देश्य है, आप जैसे हम लोग का क्या था, अमूमन अगर कहीं काम खोजने के लिए जाते हैं तो सैलरी के लिए काम खोजने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए, पैसा आएगा। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ ना, आर्यागो को हम अपने पैसा का जरिया नहीं बनाए, कमाने का जरिया नहीं बनाए, इसको हम अपना जीने का उद्देश्य बना लिए और संकल्प ले लिए जो सांस उसी दिन बंद करेंगे जिस दिन इसको एमएनसी में लिस्टिंग करेंगे।